Good evening, everyone. So, in today's topic, again we are starting from compound microscope. This topic was going on yesterday, and we have just started the topic yesterday. Compound microscope. So, in this topic, compound microscope. जैसा कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, वैसा ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू वर्किंग प्रिंसिपल्स है, टू कंडीशंस है जिनके अंडर इमेज फॉर्म करनी है. सबसे पहले इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरी कंडीशन जिसमें इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसके अंडर स्टडी कर रहे थे. तो आपको लिखना है, अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज़ें नोट कर चुके हैं. तो डेफिनेशन मतलब कि इट इज़ यूज टू सी द टिनी ऑब्जेक्ट्स, और कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. ऑब्जेक्टिव एक छोटा लेंस जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर कम होगा और जिसको ऑब्जेक्ट के क्लोज रखा जाएगा, और आई पीस का मतलब एक बड़े अपर्चर का, बड़ी फोकल लेंथ का लेंस जिसको आई के क्लोज रखा जाएगा. तो सबसे पहले इसमें आपको फर्स्ट नंबर जो आपने लिखा था उसमें आपने लिखा था व्हेन the final image is formed, final image is formed at D, मैंने शॉर्ट में लिखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका डायग्राम जो है वो बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, और एग्जाम में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. तो इसमें आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, कैसे बनाना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो. तो अगेन लुक एट द डायग्राम हियर. सबसे पहले ये जो है, दिस इज व्हाट, ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसके दोनों साइड इसका जो है आपको फोकस दिखाना होगा. तो इसके दोनों जो फोकस है, इसमें इस साइड में लिख देती हूँ FO डैश, और ये वाला फोकस है इसका FO, बल्कि ये इससे भी क्लोज होते हैं क्योंकि जैसा लेंस है उसके अकॉर्डिंग दिखाना है आपको. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा होता है AB, और इसकी हाइट H कंसिडर की जाती है. ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है सारे जो है ना, जो वैल्यूज हैं उनको साथ में लिखते जाते हैं ताकि क्लियर होता जाएगा, साइन कन्वेंशन भी समझ में आती जाएगी. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लिखते हैं, बट ऑब्जेक्टिव के लिए है इसलिए UO लिखा है इसको. इसकी जो दो रेज हैं, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पास कहाँ होगी, इसके फोकस से. और जो दूसरी रे है वो डायरेक्ट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, और वो इस डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, और अब जो है इसमें इसके बाद आपको एक चीज और दिखा देनी है. जैसे कि आपने लिखा है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसकी फोकल लेंथ को आपने FO लिखा. किसी भी साइड दिखा सकते हैं, जिधर नीड है उधर दिखाएंगे. यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करनी हो सकती है इसलिए इस साइड में दिखाया है FO. दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. डायग्राम जब आप पेंसिल से और स्केल से बनाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. मैंने फ्री हैंड बनाया है तो हो सकता है रेज की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई हो, लेकिन आपको पेंसिल स्केल से बनाना है ताकि क्लियर और प्रॉपर डायग्राम बने. तो ये जो है, ये इमेज फॉर्म किससे हो रही है, ऑब्जेक्टिव से. इस इमेज का साइज लिख रखा है H डैश, और इस इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से अगर आप मेजर करें, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, नीचे रेस को दिखाना है, ऊपर लिख देती हूँ मैं. तो ये डिस्टेंस VO है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वहां से लेके इमेज तक की डिस्टेंस. ठीक है, अब आपका जो है एक और लेंस है इसके सामने, और वो लेंस आपको पता है बड़ी फोकल लेंथ, बड़े अपर्चर का लेंस, एक बड़ा सा लेंस है. और ये जो बड़ा सा लेंस है इसका नाम होगा आई पीस. ठीक है, आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे ताकि अनइक्वल ना लगे कि ऊपर और नीचे की लेंथ में
डिफरेंस है। तो ये रेज जो है ये यहाँ पर भी इंसिडेंट होती है, इस वाले लेंस पर भी। और जो ये इमेज बनकर आई है, ये इमेज एक्चुअली ये जो आपका आई पीस है इसकी फोकल लेंथ के अंदर आती है। इसकी भी दोनों साइड फोकल लेंथ, इसका ये फोकस एफ ई डैश और लगभग यहाँ पर दूसरा फोकस है एफ ई। ठीक है, तो ये जो इमेज बनकर आई ऑब्जेक्टिव के थ्रू, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इन्वर्टेड इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू यहाँ पर रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर रेज इंसिडेंट हो रही है तो इनका फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद लगभग ये इस डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ पर ये रेज आईज को मिलती है। ये जो रेज है यहाँ पर आईज को मिल रही है। एक काम और साथ में आपको करना है, ये यहाँ से इंसिडेंट रे लेनी है। इंसिडेंट इनिशियल पाथ जो है इसका दिखाना है कि इस डायरेक्शन में थी, और एक आपको यहाँ पर दिखाना है पाथ इसका। ठीक है, उसके अलावा ये जो दो रेज हैं ये आईज को जब इस डायरेक्शन में मिलती हैं तो आई इनको स्ट्रेट कैच करेगी। कहाँ पर कैच करेगी, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लगभग ये दोनों रेज जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं इस जगह पे, और पीछे वाली दोनों रेज को भी अगर हम बढ़ाते हैं तो वो जो मैंने आपसे कहा था ना, जो आप पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में बनेगा। तो ये रेज भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में आती हैं। तो ये चार जो है वो रेज आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेंगे, और एक बहुत बड़ी मैग्नीफाइड इमेज जैसा कि मैंने दिखाया है, ए डबल डैश और बी डबल डैश इस जगह पे बनती है। और इसका साइज जो हाइट है इसको एच डबल डैश लिखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाली जो रे है मेरी, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ये बिल्कुल स्ट्रेट रे आएगी यहाँ तक नीचे तक। ठीक है, तो एक ये वाली स्ट्रेट रे आ रही है, एक ये वाली रे आ रही है, और दो यहाँ जो हमने आईज तक पहुंचाई है वो स्ट्रेट पीछे आ रही है। चारों यहाँ पर मिलती हैं। तो ये इसलिए चार दिखाई है क्योंकि ये तो आईज तक जा रही है, ये पीछे प्रोड्यूस करके आप दिखाएंगे आई कहाँ पर इमेज देख रही है। और ये दो रेज इसलिए है कि ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ से जाने वाली जो रेज है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। ये जो आपका लेंस है ये वाला है आई पीस, यहाँ पर ई लिख दिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर पे ई लिखते हैं। ठीक है, अब आपको एंगल्स भी दिखाने होंगे। तो ये जो इमेज बनकर आई, किसकी इमेज, ऑब्जेक्टिव की, तो ये यहाँ पर जो एंगल बना रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं फाइनल इमेज। देखिए फाइनल इमेज की बात करें या ये वाली इमेज, दोनों के थ्रू यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज बीटा। ठीक है, तो आप मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लेना होगा। तो 10 बीटा का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लेंस या फिर एट आई लेंस के क्लोज ही है। और अल्फा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब मेन जो ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आई वहां पर है। तो जो पूरा ओवरऑल जो फिगर है उसको आप यहाँ से नहीं देख सकते कि ऑब्जेक्ट कितना आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है। उसके लिए हमेशा, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आप पहला केस लेते हैं तो माना जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो ये मान लीजिए, ये सेपरेट एक डायग्राम बना के दिखा दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे रखा है, और ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे वो कितना है, अल्फा। ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच है, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, अल्फा। तो दो डायग्राम्स बनेंगे, एक डायग्राम ए और एक डायग्राम बी। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही तो आप बुक से देख के बना सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बस एक ये रे का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट रे है, नीचे जाएगी और नीचे तक बन सकता है। तो मेरे पास स्पेस की कमी है ना, तो ये सारी रेज स्ट्रेट पीछे की तरफ ली गई है। ठीक है, मेक इट।
आगे डेरिवेशन करने के लिए मुझे डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा, सो आई होप यू हैव मेड द डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन वाला पार्ट। अब थोड़ा सा इतना पार्ट मुझे यूज करना है। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो आप वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फाइनल इमेज थ्रू ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म्ड close to the eyepiece. This image behaves as an object for eyepiece, and through eyepiece the final image is formed. The final image is formed magnified and on the same side of the objective lens. उसी साइड में बनती है, पीछे आपने देखा यहाँ पर इमेज बन रही है, बहुत मैग्नीफाइड बनती है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में फिर आप आएंगे मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशन पे। तो मेन डेरिवेशन जो है वो यही करना होता है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी होती है m। सो मैग्नीफाइंग पावर m में आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। उसको लिखते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। वैल्यूज, तो पहले मुझे tan बीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan बीटा की वैल्यू के लिए एक तो आपको पता है ये जो यहाँ इमेज बनी थी वो बीटा एंगल सबटेंड कर रही थी, उसकी जगह छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया क्योंकि इससे वैल्यूज को पुट करना इजी है। तो इस वाले ट्राइंगल में भी बीटा ही एंगल बन रहा है, तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं। tan बीटा देखें कितना होगा, ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम कर रही है, तो हम लिख सकते हैं इसको UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके लिए? E का मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका h डैश और बेस है आपका UE tan बीटा के लिए, तो h डैश अपॉन UE। और tan अल्फा का भी आपका सेपरेट एक डायग्राम था, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है आपका h अपॉन d। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो h डैश अपॉन h इंटू d अपॉन UE, ये आ रहा है मैग्निफिकेशन। अब देखिए इस रिलेशन में बहुत सारे रिलेशन है, ये भी है, अगर हो सकता है न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज दे रखी हो तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इन लास्ट किसके टर्म्स में आता है? फोकल लेंथ के टर्म्स में आएगा, डी और फोकल लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक चीज और होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लास्ट रिलेशन जो है वो एल, कैपिटल एल कहते हैं, कैपिटल एल के टर्म्स में भी आता है। कैपिटल एल का मतलब होता है ट्यूब लेंथ। जो ट्यूब है ना माइक्रोस्कोप की, उसकी लेंथ कितनी, और ट्यूब की लेंथ उतनी होती है जितनी की दोनों लेंसेज ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की सेपरेशन होती है। तो ऑब्जेक्टिव आईपीस के बीच के डिस्टेंस को आप इसी डायग्राम में एल लिख सकते हैं, एक लेंस से दूसरे लेंस तक की डिस्टेंस कैपिटल एल। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, थोड़े चेंजेस और करने होंगे, जैसे कि h डैश अपॉन h। तो h डैश का मतलब है ये वाली इमेज की हाइट और h का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इमेज किसकी है? ऑब्जेक्टिव की। तो ये किसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना? ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का। क्लियर? तो अगर हमने लिखा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो किसका मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए लिखा है d अपॉन UE। पीछे आपने देखा था एक फॉर्मूला बना था d अपॉन FE, है ना। यहाँ UE का मतलब क्या है? यहाँ UE का मतलब है कि सेपरेशन कहाँ से कहाँ तक की, जहां पर इमेज बन रही थी, जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी वो, d का मतलब टोटल डिस्टेंस। इस रिलेशन से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये इसके लिए क्या लिखे, लेकिन हाँ एक चीज क्लियर हो रही है कि m मतलब टोटल मैग्निफिकेशन है, MO का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो किसका मैं, अब दो लेंस है तो दोनों अपना अपना मैग्निफिकेशन शो करेंगे, वही मिलके फाइनल मैग्निफिकेशन होगा। तो इसका मतलब ये जो d अपॉन UE है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ME का एक फॉर्मूला जो है वो d अपॉन UE भी लिख सकते हैं, किसका मैग्निफिकेशन है? आई पीस का। ठीक है,
तो ये बात क्लियर हो गई। ये एक नया फॉर्मूला बना है मैग्निफिकेशन का, जहां पर आपके दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस माइक्रोस्कोप में। तो आप ये भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, अब देखिए और क्या चेंजेस पॉसिबल है, ये भी एक रिलेशन है। और क्या चेंजेस पॉसिबल है, और ये चेंजेस हो सकते हैं एच डैश अपॉन एच के अलावा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला जो है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सिंस एमओ इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू, इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। और जो एम ई है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, इसके लिए पीछे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में ड्राइव किया था 1+d अपॉन एफ, क्योंकि वही कंडीशन आ रही है, इमेज कहाँ बन रही है डी पे। तो आप इसको आई पीस के, क्योंकि फाइनल इमेज इसी से बन रही है ना मैग्नीफाइड वाली, तो आप इसको 1+d अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई पीस का है तो 1+d अपॉन एफ ही। ये दोनों चेंजेस अगर इसमें पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1+d अपॉन एफ ही। एक फॉर्मूला ये भी आता है क्वेश्चन नंबर 2। और एक लास्ट फॉर्मूला और है कि अभी अब आपके पास, क्योंकि पूरा डायग्राम है, मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल पूरा डायग्राम, तो आप पूरा डायग्राम में देखिए यूओ का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ तक की, ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस तक की। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को जहाँ रखा गया है वो लगभग फोकस के पास में रखा गया, फोकस से थोड़ा सा पीछे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी सकते हैं कि यूओ लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप मान सकते हैं एफ ओ है, और क्योंकि वो पीछे है ना तो माइनस साइन कन्वेंशन लगाएंगे, माइनस साइन वी ओ, जहां इमेज बन रही है ये वाली, जहां इमेज बन रही है ये वाली वी ओ, ये लगभग आप देख रहे हैं आई पीस के पास ही बन रही है, इसमें और आई पीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये डिस्टेंस आपने कहाँ से मेजर की थी, इसको वीओ लिखा था ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ऑब्जेक्टिव से आप यहाँ तक मेजर करें या यहाँ तक मेजर करें, डिफरेंस छोटा है तो एक ही मान सकते हैं। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, अभी मैंने बताया ट्यूब लेंथ है, कैपिटल एल। तो आप ये भी मान सकते हैं कि वीओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। दोनों कंडीशन आप डिस्क्राइब भी करेंगे, आप ये बताएंगे कि सिंस object is kept very close to the focus of the objective lens, so we can take this, or image formed by objective is close to eyepiece, so we can take this is equal to L, means tube length या फिर separation between the two lenses। ये जब इसमें पुट करेंगे तो the new relation comes L upon minus FO और 1+D upon FE, ये फाइनल रिलेशन है। इसमें माइनस साइन यहाँ लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके 3 मेन रिलेशन है, इनमें से कोई भी रिलेशन जो है आपसे पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन में। किसके मैग्निफिकेशन में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इट फॉर्म्स द इमेज एट D। ओके, सो नोट इट डाउन। इसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट कंडीशन ड्राइव करनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तब आपको इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। पूरा डायग्राम भी लगभग वही है। जैसे देखिए डायग्राम में क्या चेंज करेंगे, इसको मैंने कैसे बनाया था वर्किंग प्रिंसिपल में, आप ये हेडिंग लिखेंगे और इसमें आप लेंस वगैरह बना रहे थे ना, यहाँ आप लेंस बनाएंगे, इधर वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, ये उसका फोकस है एफओ डैश और ये उसका फोकस है एफओ। इसके क्लोज आपने रखा था ऑब्जेक्ट को, वैसे ही रखेंगे। ए बी, उसकी हाइट एच है, उसकी डिस्टेंस यूओ होगी। पहली रे यहाँ से जाएगी और यहाँ से क्रॉस करेगी, और उसके बाद क्या होता है, ये रे जो है ये ऐसे करके जाती है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे करके जाती है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, एडजस्टमेंट ऐसे करिएगा कि ऐसे आ जाए, क्योंकि छोटा बनेगा इमेज बड़ी बनेगी। अब आपको जो है अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। इसका फोकस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है।
ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही आ रही थी आपकी रे। दूसरी वाली ऐसे आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही है दोनों रेज। ये इसका फोकस हो गया, ठीक है। अब बस एक काम ये करना है, पहले इमेज ऐसे बन रही थी, मतलब ये इसका फोकस आ रहा था किसका, आईपीस का, उसके आगे बन रही थी, तो कह रहे थे इसीलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। आपकी वो इमेज जो है ठीक फोकस पे बन रही है, एफ ई डैश। और ये मेरी बात आ रही होगी समझ में, ऐसा क्यों करना है। फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, इन्फिनिटी पे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, फोकस पे। तो आप तो ऑब्जर्व आईपीस करेंगे, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, आईपीस के फोकस पे, और आईपीस उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पर। तो इसलिए इतना सा डिफरेंस है, पहले फोकस इधर था, इमेज इधर बन रही थी, अब की इमेज कहाँ बनेगी, ठीक फोकस पे। तो जब ये दो रेज ऐसे पहुंचेंगी और इस पे इंसिडेंट होंगी और आईज पे ऐसे करके जाएंगी, तो आईज के थ्रू फाइनल इमेज जो बनेगी वो ऐसे करके आप दिखाएंगे कि ये सारी रेज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं भी, बल्कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो सारी रेस को आप ऐसे करके दिखा देंगे, बस आपको इतना दिखाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ये नीचे वाला ये हटा दीजिएगा, आईज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, या आप दिखा सकते हैं यहाँ इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, क्लियर। बाकी सब आपको पूरा वैसे ही शो करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप फोकस पे नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ फोकस पे उसकी इमेज बनानी है, यहाँ बिल्कुल सेम वही है जैसा था, क्लियर। यहाँ फोकस पे अगर रख देंगे तो फिर उधर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो आईपीस का काम खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी यू एफ ओ एवरीथिंग जैसे भी कर रहे थे वैसे ही करना है, डिफाइन कर देंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस, image is formed at this image behaves like an object for eyepiece and through eyepiece the final image is formed at infinity, ठीक है। अब आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है ना, अब आपको नए तरीके से कुछ नहीं करना। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए सीधा एक चेंज करिए, आप ऐसे फॉर्मूला लिखिएगा मैग्निफिकेशन का, ये वाला यहां से लिखिएगा, वी नो द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां से लेकर चलेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा। चेंजेस करेंगे, एम ओ की वैल्यू तो ये हो जाएगी, बट एम ई की याद होगा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ड्राइव किया है कि इंफिनिटी वाले केस में ये होती है और जो है आपका डी वाले केस में ये होती है। तो डी वाले केस में आपने एम ई ये लिखा था, इंफिनिटी वाले में ये लिखेंगे बस। तो यहाँ पर बस एक ये चेंज हो जाना है, बाकी पूरा वही आएगा, डी अपॉन एफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन एफ, ठीक है। तो ये थ्री रिलेशंस ये हो जाएगा, क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, बस एक चेंज किया है मैंने, एम ई जो है आपकी बात डी अपॉन एफ ई है, नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला डेरिवेशन आपको नोट करना है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हिंट मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का पोर्शन आपका फिनिश हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड, बस 2 माइक्रोस्कोप्स हैं। फिर आता है आपका टेलीस्कोप, फर्स्ट मेक इट सो क्लास, अब आपको स्टार्ट करना है टेलीस्कोप, ठीक है। तो नाउ अब आपको न्यू हेडिंग लिखना है कि आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, उनमें ये लास्ट पार्ट ही है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर लेना है कि अभी लास्ट टाइम जो है आपका टेलीस्कोप में एक पोर्शन आता है, टेलीस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैं बताती हूँ। टेलीस्कोप को पहले डिफाइन करना है क्या होता है। टेलीस्कोप का मतलब इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप, टीनी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप को डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स में टेलीस्कोप्स 2 टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप।
रिफ्रैक्टिंग, वर्ड से ही क्लियर है कि जिनमें लेंसेज का यूज वो रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें मिरर का यूज वो रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो एक बार ये क्लियर कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप में आपके जो टाइप्स हैं, दो टाइप के होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप भी, बट दोज आर इन सिलेबस और नॉट। ओके, दिस वी हैव टू चेक। सबसे पहले तो वैसे हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप ही करना है और वो है सिलेबस में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें लिख देंगे कि दिस इज अ टेलीस्कोप विच यूजेस लेंस, जिनमें लेंस का यूज होता है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप के भी दो टाइप्स हैं, डिफाइन करते जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग को बाद में लिख लेंगे। रिफ्रैक्टिंग के दो टाइप्स में पहला टाइप आता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब है कि वो टेलीस्कोप जिसको हेवनली बॉडीज, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इनको देखने के लिए जो यूज होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो दिस इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज। ओके, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है आपका। और दूसरे टाइप का जो टेलीस्कोप है आपका वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है, वो अर्थ पर ही किसी ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। तो जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं उसको, टेरेस्ट्रियल को। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज बनती है, क्योंकि अर्थ पे जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उसके लिए इमेज इरेक्ट बननी चाहिए, तभी क्लियरली देख पाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम डिफाइन कर देंगे, बता देंगे कि इसको हेवनली बॉडीज़ के लिए देखने के लिए काम करते हैं, और दूसरा लिख देंगे टेरेस्ट्रियल, उसमें लिख देंगे कि अर्थ पे ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है, और दिस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। ओके, ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हेवनली बॉडीज तो जो उनका शेप होता है ना वो इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, दैट डजेंट मैटर, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो किस टाइप की इमेज बना रहा है। इसलिए भी कह सकते हैं एक डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको जो है वही बताना है जैसा कि अभी तक आपने किया है, कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप क्या बताएंगे, अच्छा चाहे टेलीस्कोप हो या जो है आपका माइक्रोस्कोप हो, तो इस टाइप में जो है वो दो ही पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। लेकिन आपने पिछली बार देखा ऑब्जेक्टिव, माइक्रोस्कोप किस पर्पज से यूज हो रहा है, टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव वैसे तो हमेशा ऑब्जेक्ट के पास ही रखा जाता है, तो यहाँ भी अगर आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड क्लोज टू ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडीज हैं, और हेवनली बॉडीज का मतलब बहुत दूर से रेज आ रही हैं, और जब दूर से आती हैं तो कंसीडर किया जाता है, यहाँ जो केस है उसमें रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो जब इन्फिनिटी से रेज आती है तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, तो सारी रेज को कैप्चर करना है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ी फोकल लेंथ का और बड़े अपर्चर का होना चाहिए। पहली बात तो ये है, रीजन पूछेंगे तो इसका मतलब इन्फिनिटी से आने वाली रेज है उनको कैप्चर करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बड़ी फोकल लेंथ बड़े अपर्चर का, और ऑब्जेक्टिव मतलब कि दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां जिसको भी हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर आई पीस। आई पीस के बारे में आप बताएंगे कि ये लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस आई के क्लोज रखा जाता है। आई के क्लोज रखा जा रहा है तो इमेज को क्लियरली विजिबल, अब आई में जाने वाली जो रेज है ना, क्योंकि आई के साइज के अकॉर्डिंग जो रेज जिनको आई कैप्चर कर सके, तो इसलिए वो वाला जो लेंस होगा वो छोटी फोकल लेंथ और छोटे अपर्चर का होगा, जिससे कि इमेज पूरी आई के थ्रू रेटिना में बन सके और हमें दिखाई दे सके। तो आई पीस जो है वो छोटी फोकल लेंथ छोटे अपर्चर का लेंस होता है और हेल्ड क्लोज टू आई। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपके दो पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, बट क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है ना, तो एक काम करिए, हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए वर्किंग प्रिंसिपल, और उसमें ये लिख दीजिएगा कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो है इसको आप डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यू टर्म से, ताकि डायग्राम के साथ में डेरिवेशन हो सके। अभी रेस करना पड़ेगा उसको, सो नोट इट डाउन, और यहाँ तक नोट करने के बाद नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, थैंक यू।